हेलो गाइस, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं कुछ एमसीक्यूज से। सबसे पहले, डैश बिलीव्ड to be responsible for first introducing oxygen in the primitive atmosphere। दुनिया में सबसे पहले ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि दूसरे ऑर्गेन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आज, वो एटमॉस्फेयर दुनिया में सबसे पहले एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किसने की थी, यानी कि ऐसा एटलीस्ट ऐसा बिलीव किया जाता है। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया है। हिंट हो गई आपकी सबसे बड़ी, मैं ऑलरेडी बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारे पास पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ के ऊपर जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ की थी इन्वायरमेंट पे। उसके बाद एक हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में मेंशन भी हमारी बुक्स के अंदर सिंध फेडरल पंजाब में, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है, याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रहनी चाहिए आपको, ये एंटीबायोटिक्स नाम है और कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक्स का नाम है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने आर्किया और बैक्टीरिया दोनों को स्ट्रेप्टोमाइसिन से नॉट इन्फेक्ट बट इफ़ेक्ट करवाने की कोशिश की, और मैंने देखा कि जो आर्किया है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिन से और बैक्टीरिया को हुआ। ऐसा क्यों? 3, 2, 1। सिंपल सी बात है, आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन से, और जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल, सॉरी नॉट सेल मेम्ब्रेन बट सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। तो जो सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये क्या होता है? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। इसको एंटीबायोटिक क्या इफेक्ट नहीं कर सकती। एंटीबायोटिक का मतलब क्या? एंटी यानी कि अगेंस्ट, बायोटिक बैक्टीरिया, अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करे, तो वही अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करेगी, अगेंस्ट आर्किया नहीं काम कर सकती, ठीक है। और जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया को क्यों अफेक्ट करती है? क्योंकि एंटीबायोटिक ससेप्टेबल होता है ये, ठीक है, इफेक्ट हो सकता है एंटीबायोटिक से। चलो आगे बात करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखिएगा। उसके बाद आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन सा लिंकेज होता है? ईस्टर या फिर ईथर लिंकेज होता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ईथर लिंकेज होता है, इसीलिए ये लोग एक्सट्रीमोफिल्स होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है क्या? मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मैथेनोजेंस भी नहीं, मेरे ख्याल से बोलते हैं मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोल लो, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो बैक्टीरिया या वो प्रोकैरियोट्स आप बोलो, जो कि यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। वो प्रोकैरियोट्स जो कि मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं। मीथेन गैस यानी कि मार्श गैस, जिसे मार्श गैस कहा जाता है या फिर बायोगैस भी कहते हैं। तो ये जो मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे जो मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आर्किया होते हैं, वो आर्किया होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये CH4 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं H2 के साथ और बन जाती है CH4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे मिथेनोजेंस क्या होते हैं? आर्किया से बिलोंग करते हैं। ये लोग बनाते हैं मीथेन। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी नहीं होती। ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे बिग फॉल्स, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर यानी कि किंगडम मोनेरा के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मैं पिछले वीडियोस में समझाया था कि इनके पास वेज ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं। मतलब ये लोग फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, कीमोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, सेप्रोफिटिक भी होता है, सिम्बायोसिस भी करते हैं, म्यूचुअल्स भी होता है, कमेंसुलेंस, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये इनका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है न्यूट्रिशन के मामले में। लेकिन अगर आर्किया की बात करें तो आर्किया के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ओनली 3, अनलाइक बैक्टीरिया।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंसेस वाले वीडियो में बताया था कि जो RNA होता है जिसके अंदर 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बैक्टीरिया के RNA की बात हो रही है, इसका जो 9/10 न्यूक्लियोटाइड होता है वो दोनों का अलग होता है। आर्किया के अंदर अलग होता है, बैक्टीरिया के अंदर अलग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 9/10 न्यूक्लियोटाइड याद रखिएगा। तो आप बोल सकते हो कि इनका RNA सीक्वेंस डिफरेंट है, यानी कि राइबोसोमल RNA सीक्वेंस दोनों का डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आया था कि इनका मैसेंजर RNA सीक्वेंस डिफरेंट है, राइबोसोमल डिफरेंट है या कौन सा। तो सही जवाब है राइबोसोमल RNA। ये बुक की लाइन है कि दोनों का, आर्किया बैक्टीरिया दोनों का डिफरेंट राइबोसोमल RNA सीक्वेंस होता है। ठीक है। तो टॉपिक तो हमें पढ़ना था बैक्टीरिया इकोलॉजी, बैक्टीरिया एंड इकोलॉजी, ये हमारा टॉपिक था। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि बताने चाहिए, तो आई जस्ट मेंशन दोस। तो इसको रिमूव कर देते हैं। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे मैंने स्टिकर्स का यूज़ किया है, वो भी रिलेटिव भी नहीं है हमारे लेक्चर से, बट एनीवेज हम लोग बात करेंगे। एक सेकेंड, बैक्टीरिया एंड इकोलॉजी के बारे में। हाँ, कुछ रिलेटिव हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी समझता है बायो की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर आप डील करते हो बायोटिक बायोटिक चीज़ों को। बायोटिक जैसे कि हम, एबायोटिक जैसे कि कुर्सी टेबल। अच्छा, ये तो हो गया बहुत कैजुअल वे में बताना। अब बायोटिक फैक्टर्स क्या होता है? लिविंग बींग्स। एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग बींग्स। तो इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम लोग बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स को देखते हैं और उनका इंटरेक्शन क्या है इन्वायरमेंट के साथ, उनका इंटरेक्शन आपस में क्या है, ये हम लोग बातें डिस्कस करते हैं इकोलॉजी में। तो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट का क्या सीन है, मतलब उनका क्या इंटरेक्शन है, क्या बेनिफिट है दोनों का, वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें बताऊँगी बैक्टीरिया के बारे में। बहुत सिंपल सा लेक्चर है आज। एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, बेसिक सी बातें हैं। तो इसको एक स्टोरी की तरह लेता है। तो देखो भाई, बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो न्यूट्रिशन में हो, चाहे वो उनकी शेप साइज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो। एक तो उनके खुद के स्पीशीज़ में भी डिफरेंस है और स्पीशी के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंस है। यानी कि इनके पास इंटर स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक स्पीशी से निकला है। तो इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? इंटर यानी कि दो स्पीशी, बैक्टीरिया की 2 स्पीशी के दरमियान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज। और इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा। इंट्रा यानी कि अंदर, एक स्पीशी के अंदर इतना सारा टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है। तो क्या बोला कि बैक्टीरिया के अंदर इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों तरीके की डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब हम लोग चलो इस पॉइंट को मैं रिमूव कर दूँ, सिंपल बेसिक सी बात थी, बस ऐसे एक पॉइंट था जो मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया के अंदर इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों डाइवर्सिटी भर के है। अब हम इसको मुझे हटाना है, ओके परफेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे बहुत अच्छे प्लैनेट अर्थ की, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो भाई अर्थ की फॉर्मेशन बहुत सारी, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ थ्योरीज, सॉरी, अर्थ फॉर्म हुआ था, यानी कि अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। और कहा जाता है कि जो लाइफ है, पहली बार जो हमारे पास जिंदा जानदार एग्जिस्ट होना शुरू हुए अर्थ के ऊपर बनने के बाद, वो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि दोनों की डिफरेंस कितना है? 1.5 बिलियन ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है। यानी कि 1.5 बिलियन ईयर्स तक अर्थ पे कोई भी जानदार नहीं था, सिर्फ एबायोटिक फैक्टर था, नो बायोटिक फैक्टर। ठीक है। अब जैसे कि आपको सिंपल सी ये बात है, आपने सुना होगा जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है
और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन दोनों के बारे में बहुत फेमस थ्योरी है जिसे कहा जाता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी के अंदर ये बात कही गई है जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों किसी समय पे, ये दोनों क्या थे, खुद में बैक्टीरियाज थे। ये दोनों खुद में ये एक जानदार थे। दे बोथ वर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऐसा एक इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक एक स्टेटमेंट बता दिया, एक कंक्लूजनल स्टेटमेंट दे दिया इस थ्योरी का, बट ये थ्योरी तो ऑफकोर्स बहुत डिटेल्ड है। खैर, तो ऐसा एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, याद रखिएगा इस थ्योरी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस थ्योरी है बायो के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक समय पे क्या थे, एक वक्त पे ये दोनों भी माइक्रोब्स थे, लेकिन इनको किसी बड़े प्रोकैरियोट ने इंगल्फ कर लिया, तो फिर इन्होंने सिम्बायोसिस करना शुरू कर दिया। सिम्बायोसिस मैंने समझाया था क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि मुझे तुम ये फ़ायदा दो, मैं तुम्हें ये फ़ायदा दूंगा, तो ये सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस को मैंने न्यूट्रिशन वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन वाली वीडियो में भी नहीं, पिछली अगर आप लेक्चर 1, 2, 3 देखोगे ना प्रोकैरियोट्स का, वहाँ पे मैंने सिम्बायोसिस के टाइप्स भी एक्सप्लेन किए थे कि एक होता है म्यूचुअलिज्म, एक होता है कमेंस्यूरिज्म। एनीवेज, वापस आते हैं। तो इन केस अगर आपको जानना है सिम्बायोसिस के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, समझ लीजिए ये कोई बड़ा बैक्टीरिया था, इन्होंने इंगल्फ कर लिया इस छोटे से क्लोरोप्लास्ट को। इन दोनों ने क्या सिम्बायोसिस कर लिया, यानी कि भाई तुम मुझे, इसने कहा कि तुम मुझे खाओ मत, मैं तुम्हें, क्लोरोप्लास्ट ने कहा मैं तुम्हें खाना बना के दूंगा, ग्लूकोज बना के दूंगा, तो इसने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें शेल्टर देता हूँ। तो ये दोनों का क्या है, सिम्बायोसिस है। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर आहिस्ता आहिस्ता कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरीके से रह गए आने वाली प्रोजनी के अंदर भी। ऑफकोर्स जब इसने डिवाइड किया तो ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रूव है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का, कि एक समय पे ये लोग क्या थे, खुद माइक्रोब्स थे। खैर, क्वेश्चन हमारी बुक में इस पैराग्राफ के अंदर क्या गिवन है कि जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है किसने दी थी, तो ये दी थी हमारे पास कॉन्स्टेंटिन काउस्की। ठीक है, काउस्की, आप ये याद कर लीजिए ये वर्ड आपको, कॉन्स्टेंटिन, मर्कीज़ में मेरे ख्याल से बीच में इनका कुछ नाम आता है। खैर, काउस्की, अब ये अगर पूरा नाम नहीं याद रहा तो बस ये वर्ड याद करना, काउस्की ने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रेजेंट की थी, गिवन बाय काउस्की। ठीक है, तो देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, इनका खुद का, ये सारे प्रूफ्स हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। इनका खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, खुद का 50S वाला राइबोसोम होता है, सॉरी 70S वाला, हमारा 90S वाला होता है। इनके पास खुद के नहीं, ये लोग खुद डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। कोई भी आप ऑर्गेनल और देखो तो मेजरली ऑलमोस्ट कोई भी ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ये लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग खुद डिवाइड करते हैं, यानी कि लोग बाइनरी फिजन करते हैं जैसे बैक्टीरिया करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस बात का प्रूफ है कि ये इस समय पे क्या थे, माइक्रोब्स थे खुद। तो बात है हमारी स्टोरी के ऊपर। स्टोरी क्या थी कि भाई हाँ, अर्थ फॉर्म हुई, तो आई थिंक मैं इन चीज़ों, चले कोई बात नहीं, रिमूव नहीं करते, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो अर्थ फॉर्म हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ एग्जिस्ट होना शुरू हुई 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो हमारे पास स्टोरी के अंदर एंट्री होती है फिर प्रोकैरियोट्स की, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव यानी कि पुराने। तो बैक्टीरिया, जैसे अर्थ जैसे शुरू में बनी थी तो टेम्परेचर बहुत हार्श था, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श थी, जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो बहुत गर्म था, रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज़्यादा था। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाता है। वाटर लेवल ज़्यादा कम होती रहती थी, कहीं पे इतनी ज़्यादा स्कार्सिटी थी पानी की, कहीं पे इतना ज़्यादा ओवरफ्लो था। तो ये सारी चीज़ें थी। आर्कटिक आइस, हर जगह जो है वो टेम्परेचर किया, कहीं तो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर था, कहीं पे बहुत कम टेम्परेचर था। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है और बैक्टीरिया बहुत अडेप्टिव होते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, और यही रीज़न है कि बैक्टीरिया जो है वो अर्थ की उन कंडीशन यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जानदार बने अर्थ के ऊपर रहने वाले, क्योंकि उनकी अडेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
अगर आप देखो एटमॉस्फेयर में, अगर आप 30 माइल्स ऊपर चले जाओ इन एटमॉस्फेयर, या फिर 10,000 मीटर्स डेप्थ में चले जाओ एक ओशन के अंदर, आपको बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे लाइट तक नहीं आ रही इतना डेप्थ में, लेकिन वहाँ पे भी बैक्टीरिया है। कैसे सर्वाइव कर रहा है? कीमोसिंथेसिस करके सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीजन तो है नहीं, लेकिन सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आपको हर जगह बैक्टीरिया मिलेगा, चाहे वो अर्थ का बायोमास क्यों ना हो। बायोमास क्या होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट होता है उसे बायोमास कहते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स है, इम्पॉर्टेंट है। बायोमास क्या होता है? वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोलो ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। चलो, तो चाहे वो बायोमास हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया आपको मिलेगा। कहा जाता है कि तकरीबन, ये सारी फिगर्स बुक में मेंशन है, अर्थ के ऊपर 1 मिलियन बैक्टीरियाज हैं। कितने? 9 मिलियन। 9 मिलियन ऐसा नहीं कि मिलियन नहीं है, नहीं। 9 मिलियन बेसिकली जैसे बिलियन होता है, मिलियन होता है, ट्रिलियन होता है। मिलियन में कितने ज़ीरोस होते हैं? 6 ज़ीरोस होता है। बिलियन में 9 ज़ीरोस होता है, ट्रिलियन में 12 ज़ीरोस होता है, 9 मिलियन में भी इस तरीके से ज़ीरोस होता है। कितने ज़ीरोस होता है? 54 ज़ीरोस होता है। अरे दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो 1 मिलियन बैक्टीरियाज अर्थ के ऊपर हैं। 9 मिलियन के अंदर 54 ज़ीरोस होता है। अगर आप सॉइल का 1 ग्राम लो, सॉइल का अगर आप 1 ग्राम लो तो उसके अंदर आपको 40 मिलियन बैक्टीरियाज मिलेंगे। या फिर आप वाटर का 1 मिलीमीटर ले लो, एक बूंद ले लो पानी की, उसके अंदर आपको कुछ 1 मिलियन बैक्टीरिया मिलेंगे। तो बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे। तो इकोलॉजी की अगर आप बात करो तो बैक्टीरिया बहुत अडेप्टेबल होते हैं, आपको अर्थ की हर जगह मिलेंगे वो लोग। ठीक है, चलो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे हम बात करेंगे